सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेद पैप बायोलॉजी एकेडमी। सो यस स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। इन द प्रीवियस लेक्चर्स जो अभी तक हमारे हुए हैं उसके अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए। जैसे अगर आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड अगेन उस पार्ट से हर साल आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमने किया था नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो वो अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे तो आपको अगेन उसमें से काफी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमने कंटिन्यू किया था दैट इज योर प्लांट हार्मोन्स, और प्लांट हार्मोन्स में हमने जो इंपॉर्टेंट 5 हार्मोन्स थे विद सिग्नलिंग एंड बायोसिंथेसिस, उनके फिजियोलॉजिकल रोल्स जो है उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हमने कवर कर लिए थे। आज हम उसी के आगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, जैसा कि अगर आप देख सकते हैं तो ये है आपका नेक्स्ट लेक्चर of topic plant physiology। ठीक है, और हमने स्टार्ट कर दिया था जैसे हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स में भी जैसा मैंने बताया हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑक्सीन को, हम कंप्लीट कर चुके हैं जिबरलिन एसिड को, हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके साइटोकाइनिन को, इथाइलिन कंप्लीट हो चुका है हमारा, एंड वैसे ही जो एब्सिसिक एसिड था वो कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास की बात करें तो आज हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। जैसे हमें आपने सुना होगा ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, तो हम एक तो ये हार्मोन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिगोलेक्टोन, ये वाला हार्मोन देखने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका जिस्मोनिक एसिड, ये हार्मोन देखेंगे। तो ये 3 हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और इसके साथ साथ सैलिसाइक्लिक एसिड, जो पहले के मतलब आप अगर 2011 टू 18 वाला समथिंग 19 वाला समथिंग देखोगे तो उसके अंदर मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के अंदर इनसे क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं और आते हैं, वो अभी भी आते हैं। लेकिन जो अभी रिसेंट ईयर्स में एड ऑन होने लगे हैं जिससे क्वेश्चन, वो है कुछ ये 4 हॉर्मोन्स। जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, अपनी गोल को देखोगे, तो आपको उसके अंदर ये क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलेंगे। जैसे जिस्मोनिक एसिड से लगातार बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, वैसे ही स्ट्रिगोलेक्टोन एंड ऑल। तो ये वाला पार्ट धीरे धीरे रिपीटेड फॉर्म में बहुत आने लगा है। क्लियर भाई? नेक्स्ट अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। यस, चलो फिर आगे बढ़े। सो फर्स्ट हम जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज योर ब्रेसिनोस्टेरॉइड। ब्रेसिनोस्टेरॉइड जैसे हमने सुना था जो जिबरलिन एसिड था दैट इज योर डायट्रपीन, है ना। वैसे ही हम आगे बढ़ के आए थे तो उसमें हमने देखा कि वो भी आपके डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रपीन थे, कोई टेट्राट्रपीन है, कोई ट्राइट्रपीन है। सो अगर मैं ब्रेसिनोस्टेरॉइड की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये कैसा है आपका, ये ट्राइट्रपीन यूनिट है। अगेन टर्पीन वर्ड्स जो मैं बता रही थी कि ये आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, तो जब हम वो करेंगे ये आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, ट्राइट्रपीन होता है, इसका जो मोस्टली वर्क होता है, वर्क वो साइटोकाइनिन जैसा ही होता है। सो हम क्या बोल सकते हैं, वर्क इज मोस्टली सिमिलर टू साइटोकाइनिन। ठीक है, उसके जैसा होता है। नेक्स्ट, टिल नाउ मोर देन कितने, मोर देन बेटा 40 ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स आर नोन। मतलब अभी तक 40 से भी ज्यादा ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स जो है वो हमारे डिस्कवर हो चुके हैं, जिनके बारे में पता लग चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे ब्रेसिनोस्टेरॉइड होते हैं उनको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, BR और शॉर्ट में S। तो अब मैं वैसे ही लिख रही हूं, जो हमारे ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स हैं दीज आर polyhydroxylated स्टीरॉइड हॉर्मोन्स। तो ये अगेन देख रहे हो स्टीरॉइड है, ये स्टीरॉइड हार्मोन है। ठीक है, इसके अंदर जो स्टीरॉल है वो प्रेजेंट होता है, वो आपके इसके बायोसिंथेसिस में भी देखोगे जो उसमें नाम आ रहे हैं वो स्टीरोल वाले हैं, उसकी फैमिली स्टीरोल है। ठीक है, तो दीज आर व्हाट, दीज आर योर पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड स्टीरॉइड हार्मोन्स, ये ऐसे होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं समथिंग द फर्स्ट डिस्कवर्ड
ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स कौन था वो? दैट इज योर ब्रेसिनोलेट, ब्रेसिनोलेट। ठीक है, ब्रेसिनोलेट था। कहां से निकाला गया था? फ्रॉम द पोलन ग्रेन ऑफ, फ्रॉम द पोलन ग्रेन ऑफ ब्रेसिका, ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस की जो पोलन ग्रेन है वहां से कौन आइसोलेट किया गया था? सबसे पहले ब्रेसिनोलेड, मतलब एक टाइप का ब्रेसिनोस्टेरॉइड देखा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट डिस्कवर्ड कौन था? दैट इज योर कैस्टोस्टेरोन, कैस्टोस्टेरोन। ये जो कैस्टोस्टेरोन है स्टूडेंट, ये आपका बैक्टीरियल है, मतलब बैक्टीरिया से आइसोलेटेड है। दैट मीन्स अगेन दिस इज नॉट नेचुरल, लेकिन हाँ इसका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल उनकी तरह है जैसे हमारे प्लांट में ब्रेसिनोस्टेरॉइड मिलता है। तो ये इसकी कुछ डिस्कवरीज के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा जानते हैं अबाउट द बायोएसे। इसके बायोएसे कौन कौन से? बायोएसे वर्ड का मतलब क्या है? देखो, हमें जानना है कि ये वाला जो हमने हार्मोन डिस्कवर किया है और समथिंग व्हाटएवर, अभी हमने नाम भी नहीं दिया कि वो एक हार्मोन है, ब्रेसिनोलिड ही है। और मैं जानना चाहती हूँ ये ब्रेसिनोलिड का फंक्शन क्या है, ये फ्यूचर में काम क्या करता है। अगर मुझे ये जानना है तो हम कुछ टेस्ट अपनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेसिनोस्टेरॉइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सीड जर्मिनेशन, तो माइंड में क्या आ रहा है आपके कि ये तो काम बेसिकली आपके जिबरेलिन एसिड का था। सो जो अब हम वहां उसके लिए आपका डिफरेंट ऐसे यूज करेंगे तो वो ऐसे वही पास कर पाएगा, वो टेस्ट वही पास कर पाएगा जो वो काम कर सकता होगा, दैट जो मेन है आपका जिबरेलिन एसिड। वैसे ही कुछ यहाँ पर ब्रेसिनोस्टेरॉइड को पहचानने के लिए कि यार निकाला तो गया है, वी डोंट नो वो क्या है, क्या वो कैटेगरी ब्रेसिनोस्टेरॉइड की है, कहीं ऑक्सीजन तो नहीं है। तो ऐसा हमें कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट कर रहे हैं। तो इसका वो जो टेस्ट है उसको हम नाम दे रहे हैं ब्रेसिन बायोएसिड्स, जिसमें से पहला कौन है आपका? बीन, सेकंड इंटरनोड, इंटरनोड एसिड। पहला ये है बीन, मतलब हमने यहाँ पर कुछ बीन के मॉलिक्यूल, सोयाबीन के मॉलिक्यूल्स को यूज किया है और उसकी इंटरनोड पे हम इफेक्ट देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। इंटरनोड होपफुली दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है दैट इज योर इंटरनोड। सो यहाँ पर आपकी ये हमने बनाया, ठीक है, ये कुछ आपकी स्टेम वाला ही पार्ट है और ये वो कंडीशन है जब हम बोल रहे हैं ब्रेसिनोस्टेरॉइड इज लो। अगर ब्रेसिनोस्टेरॉइड की कंसंट्रेशन काफी कम है तो आपको इसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, जैसे 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 आप ब्रेसिनोस्टेरॉइड की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, इधर की तरफ बढ़ रही है, तो शुरुआत में उसका जो ग्रोथ थी वो कम हुई है लेकिन थिकनिंग बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, उसमें क्या देखने को मिला है? थोड़ा सा जैसे ही ब्रेसिनोस्टेरॉइड बढ़ा है इधर के मुकाबले, जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा तो आपको उसमें थोड़ी सी थिकनिंग देखने को मिल गई। फिर जब इधर कंसंट्रेशन में पहुंचे तो और बढ़ा हुआ होगा, तो उस टाइम पे थिकनिंग के साथ साथ थोड़ी सी और बेंडिंग देखने को मिल गई। क्या देखने को मिली? बेंडिंग देखने को मिली। एंड जब बिल्कुल टॉप पे लास्ट में उसकी कंसंट्रेशन पहुंच गई तो उस टाइम पे उसके अंदर आपको ऐसे कुछ ब्रांचिंग देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएगी? ब्रांचिंग। सो ये टेस्ट ऐसा कुछ टेस्ट था जो सिर्फ ब्रेसिनोस्टेरॉइड करके दिखा रहा था। सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? when the concentration of ब्रेसिनोस्टेरॉइड is low, no थिकनिंग, कोई थिकनिंग नहीं थी, नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग भी नहीं हुई, एंड नो ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग भी नहीं हुई। और जब हमने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी थी तो यही सारी चीज आपको देखने को
मिल रही थी, यही सारी चीज आपको देखने को मिल रही थी। तो ये क्या था, हमारा फर्स्ट बायो एसे जिससे हम कंफर्म हो सकते थे ये कौन है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड। नेक्स्ट है आपका ऐसा ही बायो एसे जिसका नाम था राइस लीफ लैमिना लैमिना इंक्लिनेशन बायो एसे। दिस इज योर नेक्स्ट वन। मतलब राइस है, राइस का प्लांट है, उसका लीफ, लीफ का लेमिना जो मेन पत्ता होता है वो लेमिना, उसका इंक्लिनेशन मतलब कुछ उसका झुकना एंड और बेंडिंग होना, उसका कुछ बायो ऐसे। तो क्या देखने को मिला है यहाँ पर, ध्यान से देखो। देखो ये है लीफ, ठीक है, और सेकंड इंटरनोड तो ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड इंटरनोड, ठीक है। इधर आप अगर इसको देखोगे तो ये है इसका 90 डिग्री का एंगल। अगर आप इसी इसी लीफ को अब क्या दे रहे हो, ब्रेसिनोस्टेरॉइड प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये जो लीफ है ये ऐसे नीचे की तरफ बेंड हो गई, ये ऐसी है, लेकिन यहाँ पर ये जो एंगल था वो ये जो होगा ये थोड़ा बढ़ जाएगा। सो ये एंगल क्या होगा, यहाँ का जो ये एंगल है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। देयर विल बी एन इंक्लिनेशन ऑफ लीफ। किसकी वजह से हुआ है ये, ड्यू टू ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ब्रेसिनोस्टेरॉइड की वजह से ऐसा इंक्लिनेशन देखने को मिल रहा है। तो ये था सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो देख रहे हैं दैट इज द बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ द ब्रेसिनोस्टेरॉइड। सो बायोसिंथेसिस ऑफ ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, ठीक है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट, इसका जो बायोसिंथेसिस है ये आपका कहाँ देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इसका प्लास्टिड से होता है। प्लास्टिड मतलब वो आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो कुछ स्टेप इसके प्लास्टिड के अंदर होते हैं, मैं लिख देती हूँ। ये इधर है प्लास्टिड और उसके बाहर है साइटोसोल, कुछ साइटोसोल में होगा। प्रोसेस जैसे आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यूजिंग फर्नेसाइल डाइफॉस्फेट, फर्नेसाइल डाइफॉस्फेट प्लास्टिड से स्टार्ट हुआ। दिस इज कन्वर्टिंग इनटू, ये जो फर्नेसाइल डाइफॉस्फेट है अब ये जो होता है ये आपका कन्वर्ट होता है साइक्लोस्टेरॉल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, साइक्लोस्टेरॉल। देखो नाम आ गया ना स्टेरॉल, दैट मींस ये ऑफ कोर्स पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड आपके कैसे स्ट्रक्चर्स थे, स्टेरॉइड स्ट्रक्चर्स थे, तो स्टेरॉल में कन्वर्ट हुआ। यहां से आपका अब ये स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल क्या निकलता है, बाहर निकल के जाता है। यहां से ये प्लास्टिड से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बाहर निकल जाता है और बाहर निकल के कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कैम्फेस्टेरॉल, कैम्फेस्टेरॉल। कैम्फेस्टेरॉल को अब हम क्या कह सकते हैं, इट इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ जेस्मोनिक एसिड। तभी याद करो जो स्टीरॉइड ड्राइव्ड थे उसके अंदर हमने इसका नाम लिखा था ब्रेसिनोस्टेरॉइड का, ठीक है। तो कैम्फेस्टेरॉल है विच इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ द जेस्मोनिक एसिड। नेक्स्ट, जेस्मोनिक एसिड सॉरी ब्रेसिनोस्टेरॉइड, ठीक है, कैम्फेस्टेरॉल। अब आपका ये जो कैम्फेस्टेरॉल है ये आपका कन्वर्ट होता है कैम्फेस्टीनोल, स्टीनोल, बोथ हाउ पर रोल ROL, ये है नोल, कैम्फेस्टीनोल, ठीक है, कैम्फेस्टीनोल।
नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो यहाँ पे फॉर्म होता है कैम्फे, दैट इज योर कैस्टोस्टीरोन। कैस्टोस्टीरोन ये मॉलिक्यूल आपका नेक्स्ट बनता है कैस्टोस्टीरोन, विच इज योर मेन एक्टिव। ये एक्टिव होता है, अभी तक ऊपर कोई एक्टिव नहीं था, ये काम कर सकता है कैस्टोस्टीरोन। ठीक है, कैस्टोस्टीरोन, ये कैस्टोस्टीरोन स्टूडेंट्स कन्वर्ट होता है आपका ब्रेसिनोस्टेरॉइड के अंदर, बीआरस के अंदर ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द मोस्ट एक्टिव फ्रॉम फॉर्म। ठीक है, और इसमें ब्रेसिनोलिड भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पे ब्रेसिनोलिड भी हो सकता है, और जो हम पीछे भी देख के भी आ चुके हैं। ठीक है, तो मोस्ट एक्टिव फॉर्म या फिर बायो एक्टिव फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये बन गया। और अब हम देख लेते हैं इसकी इनएक्टिव फॉर्म, दैट इज योर 26 हाइड्रोक्सी ठीक है, और ब्रेसिनोस्टेरॉइड 26 हाइड्रोक्सी ब्रेसिनोस्टेरॉइड विच इज योर इनएक्टिव फॉर्म। तो साइटोसोल में मेन बन रहा है, स्टार्टिंग प्रोसेस कहां से हुई है उसकी, प्लास्टिड से हुई है। तो इसे एक बार गो थ्रू कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान रहे हैं इसके कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज कि ये काम क्या करता है। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स। ठीक है, इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला काम जो आपको याद रखना है, दैट इज द स्टेम इलोंगेशन। ये स्टेम इलोंगेट करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये इनहिबिट करता है प्राइमरी रूट ग्रोथ को। ठीक है, प्राइमरी रूट ऑक्सीन समथिंग कुछ वैसा ही याद करो, है ना। तो इसको कुछ क्या कर सकते हैं बेटा, मार्क कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये क्या करता है, अनरोल करता है, अनरोलिंग ऑफ ग्रास लीफ। जैसे ऐसे रोल हो जाती है ना, उसको अनरोल करना। नेक्स्ट, ये क्या करता है, प्रोटोन पंप एक्टिवेशन करवाता है, प्रोटोन पंप का एक्टिवेशन करवाता है। नेक्स्ट, ये क्या करवा रहा है आपका, सेल एक्सपेंशन, सेल एक्सपेंशन एंड सेल डिवीजन करवाता है, कहां पर, इन शूट। नेक्स्ट, एट लो कंसेंट्रेशन, जब इसकी कंसेंट्रेशन कम है तब ये प्रमोट भी कर सकता है रूट ग्रोथ को, तब ये प्रमोट भी कर सकता है भाई रूट ग्रोथ को। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, एक ये और एक ये, थोड़ा सा इनको याद रखना। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन भी ये करवा सकता है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जिबरलिन एसिड्स। सीड जर्मिनेशन करवा सकता है लेकिन जिबरलिन एसिड पे डिपेंड नहीं करता। एंड लास्ट वन इज, ये स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन सा स्ट्रेस, जैसे आपके जो होते हैं कुछ एबायोटिक स्ट्रेसेस, और एबायोटिक में भी बेसिकली जो टेम्परेचर वाला है कि भाई जो हमारे हाई टेम्परेचर है या फिर आपका लो टेम्परेचर है, उससे चिलिंग इफेक्ट से, है ना, इन सब चीजों से बचाने का काम करता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं, जैसे एक बार गो थ्रू कर लो, फिर हम देखेंगे इसके आगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट,
अब हमें जो यहाँ पर नेक्स्ट जाना है, क्योंकि जो हमारे अभी तक के इंपॉर्टेंट चीजें थे, नेक्स्ट उसमें जो हमने सिग्नलिंग जिसकी करनी थी ना, वो हम लगभग कर चुके हैं। इसका फिजियोलॉजिकल रोल हुआ, इसका बायोसिंथेसिस, उससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अब हम जो आगे देखने वाले हैं, दैट इज योर नेक्स्ट हार्मोन विच इज योर जेस्मोनेट या फिर जेस्मोनिक एसिड। जैसे जिबरलिन, जिबरलिक एसिड, वैसे ही जेस्मोनेट कह लो या फिर जेस्मोनिक एसिड कह लो। जो हमारा जेस्मोनेट है वो आपका बहुत सिमिलर होता है टू योर जो हमारे एनिमल हॉर्मोन्स है ना, कुछ उसकी तरह होता है। किसकी तरह? एनिमल हार्मोन की तरह। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज सिमिलर टू एनिमल हार्मोन विच इज योर प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन कुछ उसकी तरह देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है। जैसे इथाइलिन याद करो, हमने बोला था इथाइलिन खुद भी है और वो एक गैसियस फॉर्म है। दूसरा ही उसका एक आपका लिक्विड वाला फॉर्म था, एथिफोन भी हमने कुछ कहा था, याद करो। वैसे ही ये भी आपको अलग अलग फॉर्म में देखने को मिल सकता है। कुछ वॉलेटाइल फॉर्म है इसकी, कुछ नॉर्मल फॉर्म्स है इसकी। सो हम क्या बोल सकते हैं नेक्स्ट, दैट इज ये फाउंड होता है, फाउंड इन कैसी कैसी फॉर्म्स में मिल सकता है वो बोल रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं जेस्मोनेट, फर्स्ट फॉर्म है जेस्मोनेट। दूसरा फॉर्म है मिथाइल, मिथाइल जेस्मोनेट। ये जो मिथाइल जेस्मोनेट होता है स्टूडेंट्स, ये कैसा है? वोलेटाइल है, मतलब जो वेपराइज हो सकता है, जिसको मतलब वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकता है, वोलेटाइल कंपाउंड है। मिथाइल जेस्मोनेट आपका जो जैस्मिन आपने सुना होगा प्लांट होता है, उसके अंदर देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट इसका जो बायोसिंथेसिस पाथवे है, बायोसिंथेसिस पाथवे, उस पाथवे को किस नाम से जानते हैं? दैट इज योर ओक्टा डेकेनॉइड पाथवे। ओक्टा डेकेनॉइड पाथवे। उसके अलावा अल्फा लिनोलेनिक एसिड, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? एक अल्फा लिनोलेनिक एसिड, दैट इज लिपिड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका बायोसिंथेसिस हो रहा है। ये कुछ वर्ड्स हैं, या आपको स्टेटमेंट्स में अपने प्रीवियस ईयर गोल्स में बहुत देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, जैसे अभी हमने प्रीवियस पीछे वाली स्लाइड में देखा था कि ब्रेसिनोस्टेरॉइड का जो सिंथेसिस है, बायोसिंथेसिस है, वो स्टार्ट कहीं से हो रहा है और एंड कहीं पे हो रहा है। सेम यहाँ पर भी देखने को मिलता है, इसकी जो स्टार्टिंग है इसके बायोसिंथेसिस की वो कहीं होती है और इसका एंड कहीं पे होता है। स्टार्ट देखने को मिलता है फ्रॉम द प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड, एंड एंड देखने को मिलता है इन द पेरोक्सीजोम। किसके अंदर? पेरोक्सीजोम। नेक्स्ट पार्ट आता है इसकी सिग्नलिंग का। ठीक है, देखो जब हम देखते भी हमारा अमीनो एसिड आया, ये आया, लेकिन याद करो जब हमने इथाइलिन पढ़ा था कि उसके साथ साथ कॉपर आयंस की बहुत जरूरत है। अगर उसे कॉपर आयंस नहीं मिले तो वो एक्टिव नहीं होगा, या फिर हमारा रिसेप्टर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। यहाँ पे भी ऐसा है। यहाँ पर जो आपका जेस्मोनिक एसिड है उसके साथ साथ उसे आइसोल्यूसिन उसके साथ अटैच होना चाहिए। जेस्मोनिक एसिड तो हो, बट वो एक्टिव कब होता है? जब जेस्मोनिक एसिड के साथ आइसोल्यूसिन अटैच होता है। सो ये जो होता है ये इसकी सिग्नलिंग एक्टिव फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है इसकी? सिग्नलिंग की एक्टिव फॉर्म है, जिससे वो क्या कर सकता है? रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। क्लियर भाई? ये कुछ सिग्नलिंग एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट, ठीक है, ये बात समझ आ गई भाई सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे यही देख रहे हैं इसकी सिग्नलिंग, सिग्नलिंग ऑफ जिस्मोनिक एसिड। नेक्स्ट, इसके अंदर जो एक मॉलिक्यूल है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जैज। जो जैज होता है वो क्या है? आपका रिप्रेसर है। पहले तो ये याद रखो, ये कैसा है आपका? ये रिप्रेसर है। रिप्रेसर कह लो, कहीं पे इनहिबिटर लिखा है तो ये इनहिबिटर है।
और ये क्या है आपका, इसको और किस नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर प्रोटीन। कहीं पे ऐसा भी लिखा मिल सकता है, या ऐसा भी लिख दे सकते हैं कि जो जैज है ये आपका नेगेटिव रेगुलेटर है, नेगेटिव रेगुलेटर है पूरी सिंथेसिस का, ये भी लिखा हो सकता है। नेक्स्ट MYC2 मिक2, ये क्या करता है, ये किसकी तरह काम करता है, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसे हमने ऑक्सीजन के अंदर वो देखा था ना लास्ट में ARF पकड़ के बैठे, वही है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो क्या करवाता है भाई, एक्सप्रेशन करवाता है। किसका एक्सप्रेशन करवाता है, किसका एक्सप्रेशन करवाता है, जीन्स का। और कौन से जीन्स के, कौन से जीन्स को, जो जेस्मोनिक एसिड की वजह से जिसके अंदर रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा, तो वो करवाता है। नेक्स्ट XCF और कोल1, COL1 कोल1, ये क्या है आपके, ये E3 लाइगेज एंजाइम है, बेसिकली ये है आपका रिसेप्टर। कौन है ये, रिसेप्टर। अब हम वो कंडीशन देख रहे हैं व्हेन जिस्मोनिक एसिड इज एब्सेंट, जब जिस्मोनिक एसिड क्या हो, एब्सेंट हो, प्रेजेंट ना हो। उसके अंदर सबसे पहली हम कंडीशन बेसिकली देख ही कहाँ की रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर की। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, हमारे DNA प्रेजेंट है। और DNA के ऊपर यहाँ पर कौन से जीन्स है जिसकी वजह से रिस्पॉन्स आना चाहिए था, उसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। लेकिन इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के भी ऊपर कौन प्रेजेंट है, जैज, विच इज द रिप्रेसर। और ये कौन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, लेकिन रिप्रेसर प्रेजेंट है ना, रिप्रेसर प्रेजेंट है, दैट मीन्स नो रिस्पॉन्स। इसकी वजह से क्या नहीं होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। भाई इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। चलो अब हम वो कंडीशन देख रहे हैं जब आपका जिस्मोनिक एसिड प्रेजेंट है। When जिस्मोनिक एसिड इज प्रेजेंट, सो अगेन यहाँ पर जो इसका रिसेप्टर था वो कौन था, उसमें मैंने कुछ HCF और कोल1 करके लिखा है ना, HCF। अगेन ये कैसा है भाई, यहाँ पर एक क्यूलीन प्रोटीन देखने को मिलता है, एंड F मतलब ये F बॉक्स प्रोटीन है। इस रिसेप्टर की ये कुछ क्वालिटीज है, कहीं पे अगर लिखा है कि इसके रिसेप्टर के पास एक F बॉक्स प्रोटीन है, देन यस, जैसे ऑक्सीजन के अंदर हमने देखा था वैसे ही यहाँ पर भी है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, बस वहां के रिसेप्टर का नाम अलग था, है ना, आपने देखा था TIR1 है, यहाँ पे ये कोल1 है। सो कोल1 इज द रिसेप्टर, नाम बेसिकली कोल1 याद रखना है आपको, ठीक है, ये था। सो अब आपका क्या होता है भाई, ये रहा कोल1, इस कोल1 के साथ कौन आके जुड़ता है, जल्दी से बताओ भाई, जेस्मोनिक एसिड, वो भी आइसोल्यूसिन से जुड़ के, जिसकी वजह से ये कोल1 क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और इसके पास थी E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज की एक्टिविटी, जिसकी वजह से ये जो जैज है उसके ऊपर जाके यूबिक्यूटिनाइलेशन करवा देता है, और इसका क्या हो जाता है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, ठीक है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन, मतलब ये जो जैज है वो क्या हो जाता है बेटा, फिनिश हो जाता है, इसके टुकड़े हो जाते हैं। बच गया कौन, फ्री कौन हुआ, जो MYC2, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कहां पे बाइंड कर रखा था, DNA के साथ। और जिसकी वजह से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये तब की कंडीशन है जब हमारा जैज प्रेजेंट हो। नेक्स्ट अब हम इसके क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल रोल्स, फिजियोलॉजिकल रोल्स। जैसे सबसे पहला क्या है, इनहिबिशन करता है, ये किसका इनहिबिशन करता है,
इनहिबिशन ऑफ सीड एंड पोलन जर्मिनेशन, दोनों के ही जर्मिनेशन को रोकता है ये। देख रहे हो क्या, अभी हमने जो पीछे देखा था ब्रेसिनो स्टेरॉइड, ये कुछ उसके ऑपोजिट है। वो कहता है कि मैं करवाता हूं, ये कहता है मैं नहीं करने दूंगा। ठीक है, इनहिबिशन। नेक्स्ट है आपका इट रिटार्ड, रोकना मतलब कम करना, किसकी ग्रोथ को, रूट की ग्रोथ, वो भी ये रोकता है। नेक्स्ट, ये बढ़ाता है, हेल्प करता है बढ़ाने में, एलिसिट द कर्लिंग ऑफ टेंड्रल्स, जो टेंड्रल्स आप देखते हो ना वो ऐसे एकदम कर्ल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ पर ये किसकी वजह से हो रहे हैं, वो जो हुआ है वो जस्मोनिक एसिड की वजह से हुआ है। नेक्स्ट है आपका इट प्रमोट्स ट्यूबर फर्मेंटेशन, ट्यूबर फर्मेंटेशन करवाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन स्टोरेज इंक्रीज इन सीड। ठीक है, प्रोटीन स्टोरेज बढ़ाता है सीड के अंदर। नेक्स्ट है जो मिथाइल, अभी देखा था हमने जेस्मोनिक एसिड होता है, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है किसको, हर्बीवरी को। मतलब कोई भी हर्बीवोर आके प्लांट को एकदम से खाएगा नहीं अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर मिथाइल जिस्मोनिक एसिड प्रेजेंट है तो ये उसे बचा रहा है। ये उसके कुछ फिजियोलॉजिकल रोल्स है, एक बार गो थ्रू कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अब आपका दैट इज योर स्ट्रीगोलेक्टोन। नेक्स्ट कौन है अब आपका, स्ट्रीगोलेक्टोन। हालांकि अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो ये हम इसके बारे में छोटा सा पॉइंट हमने पढ़ा था जब हम ऑक्सीन में पढ़ रहे थे, एपिकल डोमिनेंस, याद करो। और साइटोकाइनिन में पढ़ रहे थे कि वो लेटरल बड फॉर्मेशन करवा रहा है, लेकिन वहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था दैट इज स्ट्रीगोलेक्टोन। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा उसके बारे में ही जानते हैं, स्ट्रीगोलेक्टोन एंड ऑल। तो जो कॉमन स्ट्रीगोलेक्टोन्स होते हैं हमारे पास, स्ट्रीगोलेक्टोन होते हैं वो कौन कौन से हैं, स्ट्रीगोल, ओरोब्रेंकोल, ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है जो किसमें हेल्प, मतलब जो क्या है आपके स्ट्रीगोलेक्टोन्स हैं। नेक्स्ट, जो हमारे स्ट्रीगोलेक्टोन्स है, स्ट्रीगोलेक्टोन्स आर सिंथेसाइज्ड, ये सिंथेसाइज्ड हुए हैं, किससे हुए हैं सिंथेसाइज्ड, फ्रॉम कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स। क्या कैरोटीनॉइड्स हमने पहले पढ़ा था, यस, एब्सिसिक एसिड, याद करो, है ना, उसमें हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं, अंडर 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 न्यूट्रिशन डेफिशिएंट, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट कंडीशन, जब न्यूट्रिशन की कमी हो प्लांट्स के अंदर ये तब प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, जो सबसे पहले अगर मैं बोलूं, फर्स्ट फाउंड इन, सबसे पहले किसके अंदर मिला था, ये रूट्स में मिला था, किसकी, कॉटन की, कॉटन की रूट्स के अंदर इसका सबसे पहले देखने को मिला था। नेक्स्ट, अब हम जो देख रहे हैं इसका बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ स्ट्रीगोलेक्टोन। ठीक है, नेक्स्ट कहां पर हो रहा है, पहले तो ये लिखो होता क्या है इसके अंदर, एक होता है कैरोटीनोइड्स, अभी अभी बोला है ना, कैरोटीनोड प्रेजेंट है यहाँ पर, जिसका नेचर कैरोटीनोइड्स की तरह ही है। यहाँ पर आपका ये कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के लिए जो इसे एंजाइम चाहिए दैट इज योर CYP450, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, स्ट्रीगो लैक्टोन के अंदर।
किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रिगोल में। बहुत लंबा पाथवे नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, हमें छोटे में ही पढ़ना है, ठीक है। हो गया भाई। चलो अब हम देख रहे हैं इसकी सिग्नलिंग। सिग्नलिंग ऑफ स्ट्रिगोलेक्टोन। ठीक है, इसकी सिग्नलिंग, जिसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ इसका रिसेप्टर कौन है, इसका लाइगेंड कौन है, और इसमें सिग्नलिंग कैसे हो रही है वो देखो। रिसेप्टर कौन है यहाँ पर, दैट इज D14, जिसकी फुल फॉर्म है ड्वार्फ 14 प्रोटीन। ये यहाँ पर रिसेप्टर है। लाइगेंड कौन है, खुद स्ट्रिगोलेक्टोन है, जिसको शॉर्ट में SL भी कह सकते हो। सिग्नलिंग कैसे करती है, वाया वही प्रोटियोजोमल यूबिक्यूटिन पाथवे। क्लियर। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जान रहे हैं अबाउट डिफरेंट एक्शंस की यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट जैसे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, D14 विच इज रिसेप्टर, जिससे आके कौन लगने वाला है, देखो स्ट्रिगोलेक्टोन। जैसे ही ये लगेगा, ठीक है, ये बाइंड करेगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा इसको। हाइड्रोलाइज D14, हाइड्रोलाइज मतलब इसको थोड़ा सा ब्रेक करना, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना, पूरा नहीं भाई, थोड़ा सा ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट, ये तो इसका हुआ फर्स्ट। एक और पॉइंट याद रखना, दैट इज SCF, यहां पर भी है SCF, दैट इज योर एस्केपी क्यूलिन, क्यूलिन F बॉक्स, जो क्या करवाता है, यूबिक्यूटिनाइलेशन करवाता है ऑन अदर्स, या फिर अदर्स की जगह पे लिख सकते हो रिप्रेसर। क्लियर, तो ये है इसका काम। देखो अब ध्यान से, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऐसे, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कब आता है, जब स्ट्रिगोलेक्टोन प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट की कंडीशन ही देख लेते हैं सीधा। हमारे पास कौन प्रेजेंट है भाई, D14 से जाके बाइंड कर गया स्ट्रिगोलेक्टोन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वही SCF क्यूलिन F बॉक्स। और जिसको तोड़ना है, क्योंकि हमने बोला ना ब्रेक हो रहा है, तो हम उसको लिख रहे हैं यहाँ पे कुछ टारगेट है जिसे ब्रेक करना है, और बाइंड कौन कर गया है, ये रहा स्ट्रिगोलेक्टोन। अब क्या होगा, यूबिक्यूटिनाइलेशन होगा, किसके ऊपर, टारगेट के ऊपर। सो ये रहा आपका टारगेट, इसके ऊपर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर यूबिक्यूटिनाइलेशन, ताकि इसका क्या हो जाए, प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन, ताकि ये क्या हो जाए बच्चों, डिग्रेड हो जाए, प्रोटियोजोमल इसका डिग्रेडेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पे जान ली, और ये डिग्रेड हो गया तो हमारा जो अब रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स है वो आराम से आ जाएगा, रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई, फटाफट से एक बार देखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी और पॉइंट्स हम इसमें साथ में समझते हैं। जैसे अभी याद करो जब मैंने एक्सिलरी बर्ड वाली बात करी थी, सॉरी एपिकल डोमिनेंस। तो अगर ये आपका प्लांट है, इसके अंदर ये टॉप वाला पार्ट इज योर एपिकल पार्ट, और जो यहाँ साइड में है दिस इज योर लेटरल पार्ट। अगर सिर्फ यही वाला रीजन ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो हम नाम दे रहे थे एपिकल डोमिनेंस, याद करो, है ना। एपिकल पार्ट ग्रो कर रहा है, ये भी लिख देती हूँ, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एपिकल पार्ट ग्रो।
एंड इनहिबिट कर रहा है साइड के लेटरल पार्ट को, या फिर एक्सिलरी बर्ड को रोक रहा है। सही बात है। और ये करवाया किसने था? ड्यू टू ऑक्सीन। तो ऑक्सीन ने ऐसा क्या करवाया था कि भाई एपिकल डोमिनेंस देखने को मिले? ऑक्सीन ने करवाया था प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रिगोलेक्टोन। यस, तो ऑक्सीन ने क्या करवाया था? इसने प्रोड्यूस करवाया था स्ट्रिगोलेक्टोन को। और स्ट्रिगोलेक्टोन ने रिस्पॉन्स में जनरेट करवाया था BRC1, मतलब इसने क्या करवाया था? BRC1 को करवाया था। दैट इज द ब्रांच्ड वन। दोबारा सुनो, एपिकल डोमिनेंस हो रहा है ड्यू टू ऑक्सीन। ऑक्सीन ने करवाया किसको अपने साथ प्रोडक्शन? स्ट्रिगोलेक्टोन को। स्ट्रिगोलेक्टोन ने प्रोड्यूस करवाया है BRC1 को। और ये जो BRC1 है स्टूडेंट्स, ये इनहिबिट कर रहा है लेटरल बर्ड, या फिर अभी जैसा मैंने बोला था एक्सिलरी बर्ड, इसको वो रोक रहा है। खत्म। ठीक है, वैसे ही याद करो, जो हमारा स्ट्रिगोलेक्टोन्स है ये इनहिबिट करता है साइटोकाइनिन के सिंथेसिस को, क्योंकि साइटोकाइनिन प्रमोट करता है, ये भी लिख लेना भाई, साइटोकाइनिन प्रमोट करता है। किसको प्रमोट कर रहा है साइटोकाइनिन? इट प्रमोट्स सिंथेसिस ऑफ लेटरल बर्ड के सिंथेसिस को। वैसे ही जो साइटोकाइनिन है वो अपना इनहिबिशन दिखाती है इस BRC1 जीन को, ताकि क्या करवा सके? यहां से अपनी साइड की जो ब्रांचेस है, लेटरल जो ब्रांचेस है, उसे ग्रो करवा सके। क्लियर? नेक्स्ट, और क्या इसका मेन फिजियोलॉजिकल रोल? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट, दैट इट प्रमोट्स सिम्बायोटिक interaction with mycorrhizal fungi. नेक्स्ट, ये सप्रेस करता है शूट ब्रांचिंग में, ब्रांचिंग को रोकता है। अभी पढ़ा है हमने, एपिकल डोमिनेंस बढ़ा रहा है लेकिन शूट की ब्रांचिंग को रोक रहा है। नेक्स्ट, दैट इज इट रिड्यूसेस adventitious root formation। ठीक है, साइड में जो मेन रूट है, मतलब ये रूट डोमिनेंस भी एक तरीके से करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, सीड जर्मिनेशन करवाता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये काम किसका था? आपका स्ट्रिगोलेक्टोन का। तो हमने पढ़ लिया है ब्रेसिनोस्टेरॉइड, जस्मोनिक एसिड एंड आपका स्ट्रिगोलेक्टोन। तो ये आपके कुछ और इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स थे जिसके बारे में अभी हमने जाना है। नेक्स्ट जो अब हम कर रहे हैं, दैट इज योर सैलिसाइक्लिक एसिड।